बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 29 सितंबर पाकिस्तान में पीर की दोपहर और सबसे पहले काउंटडाउन 61 डेज टू गो। 61 दिन बाकी हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दूसरी रिटायरमेंट और पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ के आने में। जैसा कि आपको बताया था कि बाकी मांदा दिन आराम से नहीं गुजरने वाले, मुश्किल होंगे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, फील्ड मार्शल के लिए, खुद के लिए भी और पूरे खित्ते के लिए भी। तनज़्ज़ुली का सफ़र लगातार जारी है और आज वही कुछ खेल के मैदान से आपके सामने रख रहे हैं। पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त से दो चार होना पड़ा है इंडिया के खिलाफ मैच में, बल्कि मैं कहूंगा एक बार फिर, क्योंकि पिछले 3-4 मैच लगातार इसी तरीके से पाकिस्तान हार रहा है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने कोई स्कूल की टीम भेज दी है और उधर इंटरनेशनल लेवल की टीम है। परफॉर्मेंस में इतना फर्क है, प्रोफेशनलिज्म में इतना फर्क है, उतना ही जैसे मोहसिन नकवी का और किसी वाकई काबिल सहाफ़ी का फ़र्क हो, या उतना ही फ़र्क जितना हमारी बहन आसमा शराजी साहबा के जर्नलिज्म में और मेहदी हसन साहब के जर्नलिज्म में फ़र्क है, उतना ही फ़र्क अब वाज़े तौर पर हमें देखने को मिला। लेकिन हज़ीमत हमारे मुकद्दर में सिर्फ यही नहीं थी कि हम मैच हार गए या लगातार तीसरा चौथा पाँचवां मैच इंडिया से हारे हैं, सिर्फ यही हज़ीमत नहीं थी। हज़ीमत यह भी थी कि मैच ख़त्म होने के बाद उन्होंने मोहसिन नकवी से ट्रॉफ़ी लेने से इनकार कर दिया। इससे पहले आपको पता है कि इंडिया ने हाथ मिलाने से इनकार किया था पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ, कैप्टन के साथ टॉस के वक्त, और पाकिस्तान उसमें कुछ नहीं कर सका था। एहतजाज किया, एक मैच रेफरी ने हल्की सी सॉरी कर ली, मैच रेफरी भी वही रहा, हालांकि कानून टूटा था। एक बार फिर इंडिया ने कानून तोड़ा है, लेकिन इंडिया को भी पता है कि जैसा मुंह वैसी चपेड़। मैं यहाँ मुंह बात कर रहा हूँ मोहसिन नकवी की, उनको भी पता है कि ये लोग जेन्युइन तरीके से नहीं आए, इनके पीछे कोई अवामी सपोर्ट नहीं है, शायकीन की सपोर्ट इनके पीछे नहीं है। एक पूरा मैं आप ये कहिए कि एक ड्रामा लगा रहा, एक सर्कस रही। मैच खत्म होने के बाद टेलीविजन पर पट्टियाँ चलती रहीं। इंडिया ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया है मोहसिन नकवी से। जो तकरीब थी उसको, इख्तितामी तकरीब जिसमें ट्रॉफ़ी हैंड ओवर करनी थी, क्योंकि ये इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो हैं वो एशियन क्रिकेट काउंसिल या बोर्ड के भी चेयरमैन हैं, तो उस वजह से मोहसिन नकवी साहब ने ही ट्रॉफ़ी देनी थी कानून ज़ाब्ते के मुताबिक। लेकिन इंडिया ने कहा कि हमने इनसे ट्रॉफ़ी नहीं लेनी। इस मामले के अंदर भी वहाँ पर खूब मैं यही कहूँगा कि एक हज़ीमत मची और पूरी दुनिया के अंदर ये एक और चर्चा होता रहा। और पाकिस्तान की एक हज़ीमत तो बनी थी कि हम बदतरीन मैच हारे हैं, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी हज़ीमत मोहसिन नकवी साहब के हाथों पाकिस्तान को नसीब हुई और मोहसिन नकवी साहब भी वहाँ अड़ गए, नहीं जी मैंने ही देनी है, और इंडिया बगैर ट्रॉफ़ी लिए ही घर चला गया। अच्छा, मैं पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर वसीम बदामी साहब और दूसरे अपने दोस्तों के तज्जिए देख रहा था। वो ये तज्जिए कर रहे थे कि इंडिया ने बड़ी हरदर्मी की है, बहुत उनकी हज़ीमत हुई है, उनका ये हुआ है। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि खेल के मैदानों के अंदर जैसे सियासत में मज़हब को नहीं लाना चाहिए, मेरा व्यू पॉइंट है, ऐसे ही खेल के मैदान के अंदर सियासत को और जो मुल्कों के दरमियान मामलात हैं उनको इतना नहीं लाना चाहिए। हमारे ये प्लेयर जो 6-0 का इशारा करते रहे और ख़ुद ही मामलात को इतना एस्केलेट कर दिया कि एक किस्म का क्रिकेट के मैच को जो कौमी महादराई है उसके बराबर पर ये वहाँ पर सिग्नल्स कर करके इश्तिआल अपनी आवाम को भी और उनको भी दिलाते रहे। तो इसका मतलब है फिर आपने जीतना भी था। अगर आप मामला 6-0 उधर लेके जा रहे थे, क्रिकेट को भी जंग बनाया हुआ था, तो फिर तो आप जंग हार कर आए हैं ना। फिर तो आपने खुद ही ये जो भी प्लेयर्स थे बीच में, मैं तो उनके नाम नहीं जानता, यंगस्टर्स हैं जो ये हरकतें करते थे, इनको रोकने की बजाय हमारे वज़ीर दिफा जो हाल ही में जिनका तबला बजा है मेहदी हसन साहब के हाथों, वो कहते थे कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और करें। तो इसका मतलब अब हमारी डबल ट्रिपल हज़ीमत हुई है। तो अब इंडिया भी ज़ाहिर है जब हम ये हरकतें करेंगे 6-0 वाली, और उससे पहले भी जिस तरीके से हमारी तरफ और उनकी तरफ ये सारे मामले को जो झड़प हुई थी उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, तो इंडिया भी अपनी गैलरी से खेलने के लिए वहाँ भी, मोदी भी तो आसिम मुनीर साहब की तरह का ही है, वो भी तो वहाँ पर डिक्टेटर ही है एक किस्म का, वो भी अवाम को खुश करने के लिए इस तरह के नफरत अंगेज काम करते हैं, वहाँ पर दोबारा किए गए। बहरहाल ये तमाशा रहा। अब जो कुछ भी हुआ है, पहले तो ख्वाजा साहब पिटे हैं, उनका तबला बजाए, उस पर आते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर वो टॉप ट्रेंड कर रहे हैं अभी तक भी, मेहदी हसन साहब भी और ख्वाजा साहब भी, और उसके साथ साथ शमा जनेजो और इसाक डार साहब भी। तो यही दोनों टॉपिक इस वक्त टॉप ट्रेंड कर रहे हैं, और बाजी और शमा जनेजो साहबा का भी एक खुफिया रिश्ता निकल आया है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले ज़रा क्रिकेट के मैदान में आपको बता दें कि बाबर आजम जो पाकिस्तान के शायद पिछले 4-5 साल में, 10 साल में बड़े प्लेयर पैदा हुए हैं, जो उनमें से सफ़े अव्वल या नंबर 1 के होंगे, उनको मोहसिन नकवी साहब ने ड्रॉप किया हुआ है। रिजवान अहमद को मोहसिन नकवी साहब ने ड्रॉप किया है। अब हमें हमारे ज़राए बता रहे हैं कि इसमें जहाँ और मामलात हैं वहाँ मजहबी मामलात भी हैं। मैं ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे ज़राए कंफर्म कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब का उनके साथ किसी मजहबी इशू के ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, जिसकी वजह से मोहसिन नकवी साहब ने उनको टारगेट किया है और उनको टीम से हटा दिया है। अब देखते हैं ये मामला किस तरफ जाता है। आने वाले दिनों में उनको इसी तरीके से मैच से बाहर ही रखा जाता है और ये जो हज़ीमत हो रही है पाकिस्तान की, इसको इसी तरीके से कंटिन्यू किया जाता है, या ये मामला जो है वो उसको दुरुस्त किया जाता है। इस वक्त तो हालात यही हैं, और ये नजम सेठी साहब खुद अपने प्रोग्राम में बता चुके हैं। वो भी वैसे तो चेयरमैन पीसीबी रहे हैं, क्योंकि बड़ा मालदार ये पोजीशन है, उनको भी नहीं रहना चाहिए था, उनका भी पीसीबी से कोई लेना देना नहीं था, जैसे मोहसिन नकवी साहब का नहीं है। लेकिन उनके दौर में कम अज़ कम मामलात इतने ख़राब नहीं थे, क्योंकि ज़ाहिर है वो मोहसिन नकवी साहब से उनकी जो इखलाकी तनज़्ज़ुली है वो इस लेवल की नहीं है जो इनकी है। ये तो अब नून लीग के
जिस भी किसी MP MNA ने कह दिया तो उसके कहने पर टीम के अंदर लोग अंदर होते हैं और बाहर होते हैं, मुकम्मल सफारशी कल्चर। और ये मैं नहीं कह रहा, नजम सेठी साहब ने अपने प्रोग्राम में कहा था कि सफारशी कल्चर है, क्योंकि यहाँ पैसा बहुत है। तो फील्ड मार्शल साहब ने डायरेक्टली क्रिकेट बोर्ड को अपने हाथों में रखा हुआ है, साला साहब को दिया हुआ है सारा नज़्म व नस्क, और वही चला रहे हैं। अब आपको याद होगा कि इन प्लेयर्स की फील्ड मार्शल्स के साथ तस्वीरें जारी की गई थी, इनकी ट्रेनिंग काकूल एकेडमी के अंदर करवाने की तस्वीर वीडियोस जारी की गई थी। अब अगर पाकिस्तान कल जीत जाता तो अगले 15 दिन 1 महीना हमारी जान अजाब में आ जानी थी पाकिस्तानियों की। जिस तरीके से इसमें से अरक्रेजी करनी थी फील्ड मार्शल साहब ने, ये जंगे अजीम से बड़ी फतह इस एशिया कप को करार दे दिया जाना था। अब जिस तरीके से बदामी साहब और दूसरे दोस्त इसको डाउन प्ले कर रहे थे और कह रहे थे कि इंडिया ने ट्रॉफी जीत तो ली लेकिन ट्रॉफी ली नहीं, जंगल में मोर नाचा किसने देखा ना, बदामी साहब ऐसे ना करें, जंगल में मोर नहीं नाचा, मोर जो है वो बीच चौराहे नाचा है और आपको 5 विकेटों से उन्होंने शिकस्त दी है, ये जंगल में नहीं नाचा। जो शिकस्त होती है ना और जो फतेह होती है वो ट्रॉफियों से नहीं होती, वो आवाम के सामने होती है। ट्रॉफी भले वहाँ पर कुछ हो भी ना, ट्रॉफी के बगैर भी इंडिया वहाँ से जीत के जा चुका है और आपकी पटाई करके गया। वो ट्रॉफी लें या ना लें इससे आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके कोई ऑप्टिक्स नहीं है। ट्रॉफी वो लेंगे तो तब भी ठीक है, वरना उनके घर पहुँच जाएगी ट्रॉफी के साथ वो कल को तस्वीरें बनवा लेंगे, लेकिन असल बात वो जीत गए। अगर वहाँ आपके ख्याल में ट्रॉफी के फ़ौरन बाद को बहुत तेज़ बारिश हो जाए या कोई और तूफान आ जाए और तकरीब रूनमाई मुनक्कद ना हो सके और ट्रॉफी हैंड ओवर ना हो, तो आपको लगता है कि वो जीत नहीं रहती। तो ये तो हम अपनी गैलरी को, अपने ऑडियंस को खुश करने के लिए ऐसे ही हमें बस हमारे दोस्त अहबाब जो हैं वो चाबी दे के मेरे जैसे दोस्तों को छोड़ देते हैं और वो टेलीविज़न के ऊपर फिर ये बात करते हैं। लेकिन असल बात यह है कि ये हमारे लिए हजीमत की बात है जो बदतरीन परफॉर्मेंस हमारे यहाँ मोहसिन नकवी जैसों की वजह से क्रिकेट बोर्ड में हमारी क्रिकेट टीम जो है वो परफॉर्म कर रही है। इमरान खान साहब ने कहा था कि कोई और शख्स होता तो मुस्तफ़ी हो जाता, लेकिन मोहसिन नकवी नहीं होंगे। मोहसिन नकवी को तो आप बिल्कुल जलीलो रुस्वा करके भी निकालेंगे तो वो मुस्तफ़ी नहीं होंगे। वो तो जब तक आप उन्हें वहाँ से टर्मिनेट नहीं करेंगे तो वो नहीं हटेंगे, क्योंकि हया वाली बात तो है कोई नहीं, शर्म वाली बात तो है कोई नहीं, और ना इनको फील्ड मार्शल कहेंगे कि आप हट जाएं। इनको पैसे चाहिए, उसके लिए जितनी मर्जी मुल्क की तबाही हो, जो कुछ मर्जी, हम 5 विकेटों से छोड़ के हम 10 विकेटों से मैक्सिमम हारते हैं, हम 20 विकेटों से भी हार जाएं, जो कि हो नहीं सकता, फॉर्म 47 में ही हो सकता है। और या फिर इमरान खान की दूसरी बात मान लें कि फील्ड मार्शल और मोहसिन नकवी ओपनिंग कर लें और जो राजा सिकंदर साहब हैं और काजी फायद ईसा जो हैं वो अंपायर बन जाएं और डोगर साहब थर्ड अंपायर बन जाएं, तो फिर मामला चल सकता है। अच्छा खैर जी, ये तो हो गया, आपके सामने क्रिकेट का अहवाल तो रख दिया। आप जरा आगे चलते हैं क्विकली। अगली खबर है जी कि आसमा शराजी बामुकाबला मेहदी हसन। अब ये सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड हो रहा है, क्योंकि जो बातचीत ख्वाजा आसिफ ने मेहदी हसन साहब के सामने की, ख्वाजा आसिफ का भी वैसे कसूर कम है, उससे चंद दिन पहले ही उन्होंने एग्जैक्ट इसी तरह की बातें आसमा शराजी साहबा के सामने की थी। वो अपने आप को बहुत बड़ी जर्नलिस्ट समझती हैं, हमें तो पता है वो नवाज शरीफ की मुंह बोली बेटी हैं, वो नून लीग के अंदर बहुत थिक हैं, और इसीलिए मेरा ओपिनियन उनके बारे में बड़ा वाज़ेह है कि उनकी सहाफ़त जो है वो दुरुस्त नहीं है या उनकी सहाफ़त फेयर नहीं है। अब आपके सामने एग्जाम्पल रख देते हैं। आप गौर कीजिए कि एक ही काम हो रहा है, जब भी सहाफ़ी किसी के ऊपर कोई शख्स इल्ज़ाम लगा रहा हो और वो शख्स वहाँ पर ना बैठा हो, तो जो आज़ाद सहाफ़ी होता है वो उस शख्स की तरफ के भी सवालात पूछता है। मतलब मैं अगर आसमा शराजी साहबा के ऊपर कह रहा हूँ कि उनका जर्नलिज्म अच्छा नहीं है, तो कोई सहाफ़ी मेरा इंटरव्यू ले रहा होगा तो कहेगा कि किस वजह से आप कह रहे हैं अच्छा नहीं, प्रूव कीजिए कैसे अच्छा नहीं, आप उन पर कैसे ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं। ये सहाफ़ी का काम होता है। लेकिन जब कोई सहाफ़ी हो तो ये काम होता है, जब येलो जर्नलिज्म हो रहा हो तो वो नहीं होता। तो अब आपके सामने एक एग्जाम्पल रखते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो मेहदी हसन साहब के सामने किया वो तो बहुत छोटी बातें की, इससे बड़े ब्लंडर उन्होंने अपने घर की जो मुंह बोली बेटी हैं आसमा शराजी साहबा उनके सामने किए। आपने दोनों का कंपैरिजन देखना है और उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि असल जर्नलिज्म क्या होता है और फेक जर्नलिज्म क्या होता है। इधर देखिए, मैं क्योंकि जेल में रहा हूँ, तो जेल में बैठे बैठे अकेला होता है बंदा। बड़े बड़े उनके, वो तो खैर इतने अकेले नहीं है, वो तो सारा दिन मीडिया से भी गुफ्तगू करते हैं। वो पुराने जो टेलीफोन थे वो नोकिया 3300 वो भी इस्तेमाल करते हैं। ये जो विच इज सपोज टू बी द मोस्ट सिक्योर फोन इन द वर्ल्ड, मोबाइल फोन इन द वर्ल्ड, तो वो भी इस्तेमाल करते हैं। He is operating a Twitter account from the jail cell, you know. Do you know that? You said he was operating from India the other day. I saw you say No. that. You said India is controlling his Twitter account. Who's then? Then what is the truth then? You tell me. You just made two different allegations. No. I'm saying that. Is it Imran in his prison cell or is it India? This either he's operating from this cell or he should at least identify who's operating the. You just said a moment ago that he wanted to sue you for defamation. Yeah. You just claimed that India is controlling Imran Khan's Twitter account. What evidence do you have for that? It's a big claim to make. What's the evidence? The evidence, I cannot publicly disclose the evidence. If you can't publicly disclose the evidence, why make the claim? No, because it's There's trust there. We have to trust the Pakistani defense minister. You believe that India is controlling his Twitter account based on what? Intelligence? Yeah, based on obviously intelligence. Nobody's stating it openly. Do you really think Pakistanis, they'll believe a lot of stuff? Do you really think they'll believe that Imran Khan is unpatriotic? There's a lot of things you can believe about him. देख लिया आपने, वहां पर ख्वाजा साहब कह रहे हैं नोकिया 3300 मतलब उनसे किसी ने पूछा नहीं कि आपके पास क्या, अगर वो वहां से कर रहे हैं तो मरियम की तो वीडियो आ गई थी सामने, तकिए के नीचे छुपाया हुआ था मोबाइल फ़ोन। अगर इमरान खान के पास मोबाइल फ़ोन है तो आप उसकी CCTV क्यों नहीं जारी कर देते, इमरान खान से बरामद क्यों नहीं कर लेते, छीन क्यों नहीं लेते, वो आपकी जेल में। ये काम आसमा शराजी के थे कि आपने। और दूसरी बात आपको ये बता दूं, ये बहुत ही, क्योंकि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश नहीं करते।
वो जो 3300 है वो क्यों उसको ये सिक्योर कह रहे हैं, इसलिए कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं आती। ये जितने भी मॉडर्न फ़ोन हैं इनके अंदर अगर आप सिम डालेंगे तो क्योंकि इंटरनेट भी होता है, डाटा होता है, उससे प्रिसाइज लोकेशन आपकी पता चल जाती है कि आप कहाँ बैठे हो, तो पुलिस लॉ इन्फोर्समेंट आपको उस जगह से जाके गिरफ्तार कर सकती है। नोकिया 3300 क्योंकि उस तरह इंटरनेट नहीं है उसमें, तो उसकी लोकेशन प्रिसाइज नहीं होती। उसके अलावा उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, बाकी तो वो सिक्योर नहीं है, बल्कि क्योंकि उस पर तो रेगुलर कॉल करेंगे आप, और रेगुलर कॉल तो सारी बड़े आराम से टेप हो जाती है। व्हाट्सएप फिर भी मुश्किल होती है, रेगुलर तो आराम से टेप हो जाती है। लेकिन ख्वाजा साहब क्योंकि पटवारियों से हम कलाम होते हैं, सामने बैठे हुए से, उन्हें इस बात से तो लेना देना है नहीं, सच बोल रहे हैं, कोई लॉजिक की बात कर रहे हैं, तो वो आसमा शराजी साहब के सामने बैठे कर रहे हैं। नोकिया 3300 दुनिया का वो सेफ तरीन फ़ोन, और वो भी बिल्कुल बुत बनी बैठी हैं, बनना ही है उन्होंने, वो कौन सा वहाँ पर बैठी सहाफ़त कर रही हैं। लेकिन अब कंपैरिजन आपने देखा कि वही बात इन्होंने मेहदी हसन साहब के सामने की, तो तबले पर ना आटा लगाना पड़ता है उसे बजाने के लिए, वरना हाथ चिपकते हैं। तो मेहदी हसन साहब खुशका साथ लेकर आए थे, उन्होंने फिर आटा लगा के इनका तबला बजाया, और इनको अभी तक समझ नहीं आ रही। और इस पर नजम सेठी साहब ने बहुत अच्छी कमेंट्री की है। उन्होंने कहा एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ते नहीं है, कोशिश नहीं करते, तैयारी नहीं करके जाते। इनको पहले भी कहा था कि ना जाया करें, पहले भी इनके साथ ये हो चुका है, यल्दा हाकिम के साथ, जब ख्वाजा साहब ने खच मारी थी माजरत के साथ। अब नजम सेठी साहब कहते हैं कि ये सुनते नहीं हैं, पढ़ते भी नहीं हैं, कोशिश भी नहीं करते, तो इनके साथ ऐसा ही होना है। क्या कहा है सेठी साहब ने, सुनिए। मैं आपको बताऊं ये पढ़ते भी नहीं है, ये समझते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊं ये पढ़ते भी नहीं है, ये समझते हैं कि हमें सब पता है क्या कहना क्या नहीं कहना, इसलिए आ ओ लगे रहते हैं सारा वक्त। यू नोटिस्ड आ ओ बहुत ही मतलब सोचना पहले उन्होंने की, इट मींस कि दे हैड नो, किसी ने बैठ के ब्रीफिंग बना के दी कि आपको ये सवाल आ सकता है, इसका ये जवाब है, ये आ सकता है, इसका ये जवाब है। मगर बात ये है कि सवाल तो सबको पता होता है किस किस्म के आएंगे, मगर इवन द फॉरेन ऑफिस इनके भी बहुत कम लोग हैं यहाँ जिनको पता है किस किस्म का जवाब देना है, ट्रेनिंग ही नहीं है। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि दिस इज वेरी सैड। सो मैं पहले भी एक दफा ख्वाजा साहब ने कोई इंटरव्यू दी थी, यस मैंने कहा यार देखो क्यों, व्हाई इज ही। सुन लिया आपने। तो अगर आप ये सेठी साहब का ही मशवरा सुन लेते तो ख्वाजा साहब बिल्कुल बच जाते, लेकिन ख्वाजा साहब के ऊपर इस वक्त सख्त प्रेशर है, जब से वो असिस्टेंट कमिश्नर, जिनके बारे में तासर है कि वो इनके फ्रंटमैन है, जिनके बारे में तासर है कि वो इनके बेहाफ पर उल्टे सीधे काम करते रहे, जब से वो पकड़े गए ख्वाजा साहब बहुत प्रेशर में हैं और वो फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी में उनका लगातार तबला बज रहा है। और अब साथ साथ उन्होंने खाम में बेचारों ने आसमा शराजी साहबा को भी बदनाम किया, और लोग अब सारी बातें पुरानी ढूंढ रहे हैं कि आसमा शराजी अब ये कहती हैं कि इमरान खान का, बजाय इसके कि वो इन्हीं इंटरव्यूज़ के अंदर कोई जर्नलिस्टिक बात करें, वो कहती हैं कि इमरान खान का जो आर्टिकल है जो छपा था, याद करें, इकोनॉमिस्ट में और दूसरी जगहों के ऊपर, वो जेल से कैसे बाहर गया, एस्टैब्लिशमेंट उसकी जिम्मेदार है, वो पता करे जेल से बाहर कैसे, ये एक जर्नलिस्ट का काम है। फिर ये वही हैं जो कहती हैं कि इमरान खान का ट्विटर अकाउंट अथॉरिटीज़ बंद क्यों नहीं करवाती, पता क्यों नहीं करवाती कि कहाँ से चलना। और जब नवाज शरीफ कन्विक्टेड थे उस वक्त उनका इंटरव्यू नहीं चलता था, तो ये पिटिशन लेकर चली जाती थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कि नवाज शरीफ का जो ट्विटर अकाउंट है वो क्यों नहीं चल रहा, ट्विटर कह रहा हूँ, नवाज शरीफ के इंटरव्यूज़ टेलीविजन पर ऑन एयर क्यों नहीं हो रहे, कन्विक्टेड हैं फिर भी उनको बात करने का हक है। याद कीजिए इन्होंने एक इंटरव्यू लिया था नवाज शरीफ का, वो चल नहीं सका था, तो उन्होंने इनको फ़ोन किया था डायरेक्टली, और उस फ़ोन को नशर भी किया था उन्होंने, क्योंकि घर की बातचीत थी ना, प्रोपेगेंडा करना चाह रहे थे कि इनका इंटरव्यू रोका हुआ है, चल नहीं रहा। उस टाइम वो कन्विक्टेड थे, उनको सज़ा हो चुकी हुई थी और मुल्क से वो फ़रार हो चुके थे सज़ा लेने के बाद। तो उस वक्त वो पूछ रहे थे कि मेरे इंटरव्यूज़ क्यों नहीं चल रहे, और मोहतरमा क्या कह रही थी, सुन लीजिए। आसमा शराजी साहबा, वो कल का जो इंटरव्यू सुना नहीं चल सका टेलीविजन पे। जी सर, वो नहीं चल सका, लेकिन बीबीसी और पाकिस्तान इंटरनेशनल मीडिया ने उसको बहुत प्रभावित किया है, तो उसके ऊपर काफी हम सब जो फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है और सब लोग एक बयान इशू कर रहे हैं बहुत जल्द, और हम उसको प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं ट्विटर एंड सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन अगर आप लेकिन अगर आपका चैनल चला देता तो चल जाता। जी सर, अभी हम ये जाके इंशाल्लाह फैसला करेंगे कि उसको हम जरूर चलाएं। थोड़ा सा कैमरा की तरफ से ये आया कि आपका चैनल बंद कर दिया जाएगा, और भी बहुत सारे इवेंट्स दिए गए हैं। ये तो आसमा पर ये तो फिर स्टैंड आपको लेना पड़ेगा। अगर आप भी समझते हैं जी कि ये 70 साल तारीख हमारी बदलनी चाहिए, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि फिर तो इसके अलावा कोई चारा नहीं कि आप स्टैंड लें। मैं तो आपको ये कहूँगा कि अब जब बदलने का वक्त आया, मुल्क की तारीख बदलने का वक्त आया है। तो ये दो जर्नलिज्म है, एक मेहदी हसन का जर्नलिज्म है, एक आसमा शराजी का। आपका अब फैसला आपका है कि आपके नज़दीक मेहदी हसन जर्नलिज्म कर रहा है या आसमा शराजी, क्योंकि दोनों में से एक जर्नलिज्म कर रहा है। अगर तो मेहदी हसन जर्नलिज्म कर रहा है तो फिर आसमा शराजी साहब जर्नलिज्म नहीं कर रही, ये कोई और ही कारोबार है। और अगर आसमा शराजी साहब वाला जर्नलिज्म है तो फिर खुदा न खास्ता मोहसिन नकवी कह रहा हूँ, मेहदी हसन जो है वो फिर जर्नलिज्म बेचारा नहीं कर रहा, वो फिर कुछ और कर रहा है। तो ये फैसला आप पर छोड़ते हैं, ये दो अलग है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो मेरे लिए बहुत ही तशवीश है। उस खबर में आज 29 सितंबर को हड़ताल है कश्मीर के अंदर, जो कश्मीर यकजहती कमेटी है उनके मुतालबात हैं 38 उनकी डिमांड्स हैं। डिमांड सारी जायज़ हैं, मैंने देखी हैं, कोई उसमें ऐसी बात नहीं, लेकिन उसको कुचलने के लिए जो काम किए गए हैं वो बड़े अनोखे हैं। इस्लामाबाद के SSP ऑपरेशंस शुएब खान और 10 थानों के SHOs को नफरी के साथ कश्मीर भेजने का फैसला किया है। अब SSP ऑपरेशंस और 10 SHOs जब आपने भेज दिए तो इतने ही इस्लामाबाद में थाने हैं, तो इस्लामाबाद तो फिर पुलिस के बगैर हो गया। तो इस्लामाबाद में से पुलिस ख़त्म कर दी है और कश्मीर में सारी पुलिस भेज दी है। अब इसका इम्पैक्ट आप सोच सकते हैं, ये वहाँ लाठी गोली करेंगे तो कश्मीर का स्टेटस समझिए, उसका हमारे साथ रिश्ता समझिए, और ये जो नाहंजार लोग हैं माजरत के साथ,
ये अब कश्मीर और हमारे रिश्ते में भी दरारें डालने को बिल्कुल कमिटेड है। तो यहाँ से पुलिस भेज रहे हैं। उसके अलावा जो इस्लामाबाद की जुडिशरी है, सेशन जजेस हैं, सिविल जजेस हैं, उनके साथ जो पुलिस की सिक्योरिटी लगी हुई, उन सबको भी हटाकर इन्होंने इस्लामाबाद पुलिस की वो नफरी जो है वो आज़ाद कश्मीर को रवाना कर दी। इससे पहले हम इत्तलात आपको दे चुके हैं कि वहाँ रेंजर्स को दाखिल कर दिया है। इससे पहले रेंजर्स क्या कुछ करती रही, याद कीजिए जब पीटीआई आ रही थी एहतजाज के लिए तो रेंजर्स सीधा आंसू गैस और गोलियां तक चलाती रही। वो सब कुछ 26 नवंबर सब कुछ आपके सामने है। अब वही सब कुछ दोहराया जा रहा है। इससे जो इतलात आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि एक कर्नल फाइक होते थे लाहौर में, ये सारा जो कुछ हुआ वो ज़ाहिर है उन्हीं के वॉच के अंदर हुआ। वो यहाँ ISI में कर्नल थे, कर्नल फाइक उनको कहते थे। अब उनकी हो गई है प्रमोशन और वो ब्रिगेडियर बन गए हैं और उनको भेज दिया गया है आज़ाद कश्मीर। तो जाहिर है वो जो काम या जो तरीका उन्होंने पंजाब में इस्तेमाल किया था वही वो आज़ाद कश्मीर में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे मेरी गुजारिश आपसे होगी कर्नल साहब से, ब्रिगेडियर साहब से, ब्रिगेडियर फाइक साहब से भी और उनके जो ऊपर अफसरान हैं कि चलें ठीक है, आपने जो हमारे साथ किया समझ आती है, नहीं करना चाहिए था, बड़ा जुल्म किया आपने पंजाब में हमारे साथ, हमारी पार्टी के साथ, लेकिन खुदा का वास्ता ये काम कश्मीर में ना करें। कश्मीर का बड़ा एक डिफरेंट स्टेटस है हमारे साथ। कश्मीरियों की एक फीलिंग्स बहुत डिफरेंट हैं। वो बड़ी जंगजू किस्म की कौम है। वो हिंदुस्तानी आर्मी के साथ सोचिए कितने सालों से नबरदज़मा है और वो नहीं गिरे, वो नहीं आ रहे। आप ये काम ना कीजिए। मैं आप यही समझ लें कि मैं आपकी मिन्नत समाजत करता हूँ। आप वही जुल्म हमारे ऊपर कर लीजिए। ये ब्रिगेडियर साहब को वापस अपॉइंट आप पंजाब में कर दें, ये दोबारा वहाँ पर वो काम कर लें जो वहाँ करना चाहते हैं। ये रेंजर्स वहाँ लेके जाना, ये पुलिस लेके जाना, ये उनको कभी रॉ का एजेंट कहना, कभी गद्दार कहना, ये सारे काम बराए मेहरबानी ना कीजिए। ये काउंटर प्रोडक्टिव होंगे। हमें पता चला है कि वहाँ मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है, लारी अड्डों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को गायब कर दिया गया है। इसी तरीके से राजा इफ्तिखार खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी भी बहुत सारे वहाँ पर जो स्टेप्स लिए गए हैं, मैं उनकी मजम्मत भी करता हूँ और आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि रिकन्सिडर कीजिए। ये कोई अकल की बात नहीं है। मैंने नहीं अकेले, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी यही स्टेटमेंट दी है कि नून लीग के जो वुज़रा हैं होश के नाखुन लें, हर बॉल पर शॉट ना खेलें, कश्मीर के मामले को अकल के साथ हैंडल करें। ये उनका मुस्बत बयान है और बिल्कुल इस वक्त इसी चीज़ की ज़रूरत है कि कश्मीर पर, हम सबका कश्मीर है, थोड़ा सा सोच लीजिए। कश्मीर को उस तरह से डील ना कीजिए जैसे बाकी पाकिस्तान के हिस्सों को आप डील कर रहे हैं। अच्छा जी, अगली खबर, जनरल बाजवा के खिलाफ एक ट्वीट किया था, आपको याद होगा, आज़म सवाती साहब ने। ये उस वक्त की बात है जब मैं जेल से अभी रिहा हुआ ही था। उससे 1-2 दिन के बाद आज़म सवाती साहब ने मेरी रिहाई के, ये 2022 की बात है, एक ट्वीट किया था जिस पर उनको उठा लिया गया था और उसके बाद 2 दफ़ा उनको गिरफ्तार किया गया था। ये पहली दफ़ा की जो उनकी गिरफ्तारी थी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। फिर चंद दिन के बाद उनकी ज़मानत हुई थी, को हफ्ते के बाद मेरा ख्याल, और ट्वीट करने पर उनको उठाया गया था। अब वो मुकदमा तो ज़ाहिर अभी तक था, अब जाके उन पर फ़र्द जुर्म आयद किए। अब ये मेरी समझ से बाहर है कि हम तो चलें मुल्क से निकल आए तो वो मुकदमा जो है वो वहीं का वहीं बंद हो गया। तो ये आज़म सवाती साहब को इतनी देर से क्यों लटकाया हुआ है आपने? अगर आपके मुकदमे में जान थी तो आप उसी वक्त उन पर फ़र्द जुर्म, क्योंकि मैं तो अगर बाहर ना आता तो उसी हफ्ते में फ़र्द जुर्म लग जाती। हमारे तो केसेस के अंदर बस आप ये कह लें कि इतनी जल्दी थी फ़र्द जुर्म की कि हमें खुद नहीं समझ आती थी। तो आप ये समझ लीजिए कि मुझे अब आए हुए भी 2.5 साल हो गए हैं। तो इनका और मेरा मुकदमा आप यही समझ लीजिए 2 मतलब कि 1-1.5 महीने 2 महीने के वक्फे में, 1.5 महीने के वक्फे में। तो आप ये सोच लीजिए कि उसी वक्त फ़र्द जुर्म और तकरीबन फ़र्द जुर्म लगती तो कोई महीने के अंदर अंदर फैसला कर देना था। तो इसका मतलब ये कि इस केस में आपके पास कुछ भी नहीं है। क्यों आप लेके बैठे हुए हैं आज़म सवाती साहब का केस इतनी देर से? उनको बरी करें, आप मुकदमा लेके आएँ। जब आपके मुकदमे में कुछ भी नहीं होना तो वो बरी हो जाएंगे इंशाल्लाह। और अगर आपके पास वाकई कोई सबूत होता तो आप उन्हें कन्विक्ट करते। ये मेरी समझ से बाहर है कि एक मुकदमा जो है उसका फ़र्द जुर्म, ऐसे हालात जब पाकिस्तान में इमरान खान के ऊपर और गुजरांवाला में, उसके बाद 9 मई हुआ, उसके बाद 9 मई हुआ। अब गुजरांवाला में 1 साल हो गया हमारे जो वर्कर्स हैं उन्हें कन्विक्ट किए हुए। जैसे अभी कासिम खोकर की रहलत हुई है, वो शहीद हुए हैं, जेल के अंदर वफात पा गए। इन सब लोगों को 51 लोगों को 5-5 साल की सज़ा दे रखी है आपने। वो सारे ट्रायल जो है वो ख़त्म कर दिए। तो ये सवाती साहब का ट्रायल आपने, क्योंकि मुझे लगता है कि उसकी वजह यही है कि इनके पास कोई सबूत नहीं है। बाकी ज़ाहिर है सवाती साहब को ये कोई बेनिफिट तो नहीं दे रहा है ना, कोई उनको इन्होंने इंटरटेन तो नहीं करना, क्योंकि वो इनके साथ तो नहीं खड़े, वो हमारे साथ खड़े हैं। तो ये जो इतना डिले है इस सारे केस के अंदर, ये यकीनी तौर पर इसीलिए है कि इनके पास अदालत के अंदर बताने को कुछ नहीं है, इसलिए ये उस चीज़ को भी डिले कर रहे हैं। बहरहाल देखेंगे, इस पर भी नज़र रखेंगे, इस केस का क्या होता है, इसकी स्पीड पर भी और इसके अंदर जो चीज़ें हैं उस पर भी इंशाल्लाह नज़र रखेंगे। आगे चलते हैं जी। कोर कमांडर गुजरांवाला मैदान में आ गए हैं। उन्होंने गुजरांवाला की पंजाब यूनिवर्सिटी, गुजरांवाला में भी पंजाब यूनिवर्सिटी का एक कैंपस है, लाहौर में जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उसका, तो वहाँ पर कोर कमांडर गुजरांवाला अब मैदान में आए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद इमदाद हुसैन शाह ने पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला के कैंपस के तलबा से मुलाकात की है। इत्तेहाद, मेहनत, मुस्बत सोच ही कामयाबी की ज़मानत है। हाँ जी, मुस्बत सोच रखनी है, मनफी बिल्कुल नहीं रखनी। इलेक्शन लूटा है, अगर गुजरांवाला के कोर कमांडर साहब के नाक के नीचे लूटा गया या इनकी इन्वॉल्वमेंट रही तो इस पर आपने सवाल नहीं करना, बातचीत नहीं करनी, आपने मुस्बत सोच रखनी है, बस आपने नारा मारना है, बस इसी से हम आगे जा सकते हैं। इन्होंने कश्मीरी अवाम की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया और तलबा ने जो ऑपरेशन था, मीन जो झड़प थी इंडिया और पाकिस्तान की, उस तारीखी फतह पर फ़ौज को खराज तहसीन पेश किया। इस मौका पर फ़ौजी साजो सामान की खुसूसी नुमाइश भी की गई। तलबा ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और शोहदा को खराज अकीदत भी पेश किया। इसका मतलब यह है
कि ये जो गुजरांवाला कैंपस के बच्चे थे, इनके पास कोर कमांडर साहब नहीं गए थे, इन बेचारों को कोर कमांडर साहब के पास लाया गया था, क्योंकि ये यादगार शोहदा तो ज़ाहिर है कैंट के अंदर ही होगी, तो ये बच्चे मेहमान उनके बने थे। चले बहरहाल, क्योंकि DG ISPR भी कल परसों एक मदरसे में गए हुए थे, तो ये काम फिर ज़ोरों शोर से शुरू है। वो शायद हम अब एक नई जंग में जा रहे हैं, तो उसकी भी तैयारियाँ अब हमने करनी है, रायनामा बनानी है, तो ये एक ज़ोरों शोर से जो काम है वो इस वक्त चल रहा है। अच्छा, उसके साथ ही जनाब मेजर जनरल ताहिर नहीं, गलत मैंने कर दिया, मेजर जनरल नहीं है ये हमारे दोस्त, हमारे मोहतरम चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी, मैं कोई मेजर जनरल ताहिर थे उनकी तरफ, वो मेरे मुंह से निकल गया, अब आपने कहना आपने शरारत की है, नहीं शरारत नहीं की, ऐसे ही निकल गया ये। तो मेजर जनरल ताहिर महमूद अशरफी नहीं है, ये चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब ने ये कहा है कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से मुलाकात के नतीजे में ट्रंप ने इसराइल को गज़ा हड़प करने नहीं दूंगा का बयान दिया है। मतलब ट्रंप ने जो फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ की मुलाकात थी उसके बाद फैसला किया है कि जो गज़ा है वो इसराइल को नहीं देना, गज़ा के लोगों को देना है। क्या बात है, देखें ये तो इन्होंने तो जन्नत खरीद ली दोनों ने, शहबाज शरीफ साहब ने भी और फील्ड मार्शल साहब ने भी। कितना अजीम काम किया जो उम्मत मुसलमान में और कोई भी नहीं कर सका। ये ज़रा तस्वीर देखिए, फुल स्क्रीन TV के ऊपर दोनों हाथ बांध कर खड़े हैं, और उसके बाद अपना जो एक प्रो इस्टेब्लिशमेंट न्यूज़ आउटलेट है वो इसके ऊपर ये तौजीह भी जारी करता रहा कि तस्वीर जाली है, ये तस्वीर जो है वो ऑल्टर्ड है, ये तस्वीर जो है ये फेक बनाई गई। हालांकि फेक नहीं है, ये वाइट हाउस की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। हाँ, ये अलग बात है कि ये नहीं चाहते थे कि ये तस्वीर जारी हो, वाइट हाउस ने कर दी। क्यों कर दी? वाइट हाउस भी बड़ा समझदार है, वो तमाम चीज़ें सामने रखना चाहते हैं। ये वो तस्वीर है जब सदर ट्रंप दोनों की क्लास ले रहे थे, फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ दोनों हाथ बांध कर सामने खड़े हैं, और बाकी तस्वीरें अल्फाज से ज़्यादा बोलती हैं, तस्वीर ज़्यादा लाउड बोल रही है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद सब कुछ समझ आ रहा है कि इस तस्वीर में क्या चल रहा है। तो इस तस्वीर की उन्होंने कहा कि जी तस्वीर ये फेक है। फेक बिल्कुल नहीं है, अभी भी वाइट हाउस की वेबसाइट जहाँ पर उन्होंने जारी की हुई है वहाँ तस्वीर पड़ी हैं। तो उन्होंने जी इसका पूरा जो गज़ा वाला मामला है उसका क्रेडिट जो है वो फील्ड मार्शल को दे दिया। इसका मतलब इब्राहिम मुआहदा जो है वो साइन होवे ही होवे, और उलमा कराम भी जो हैं, मीन हमारे हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब, जो मैंने मेजर जनरल कहा था वो निकाल लें, वो ना लगाएं साथ। तो वो आप अब जहन में रखेंगे, ये भी मैदान अमल में उतरे हैं। उन्होंने मॉडल टाउन की जामिया मस्जिद मुबारक में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा में वज़ीर आज़म के खिताब ने उम्मत को तस्कीन दी, और पूरी उम्मत जो है वो शुक्रगुजार है कि मसला फ़लस्तीन के हक़ में हम बोले हैं। हालांकि मलिया लोधी साहबा ने बताया कि कश्मीर के मसले पर हम बिल्कुल खामोश हैं, ना वाइट हाउस की स्टेटमेंट में हमने कोई जिक्र किया और ना ही हमने अक़वाम मुत्तहिदा में सिर्फ 2 जुमले बोले और कुछ नहीं हमने बोला। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो नदीम अफजल चंद साहब अब सीधे हो गए हैं। उन्होंने मुन्ने मुनीफ फ़ारूक को झूठा करार दिया है, क्योंकि मुन्ना मुनीफ फ़ारूक कह रहे थे कि ये जो नदीम अफजल चंद साहब कह रहे हैं कि हुकूमत का 2.5 साल का एग्रीमेंट हुआ था, 2.5 साल पीपल्स पार्टी को, 2.5 साल नून लीग को। मुनीफ फ़ारूक कहते हैं ये झूठ है। नदीम अफजल चंद कहते हैं कि मैं इस बात पर अभी भी खड़ा हूँ। राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, मलिक अहमद खान, आज़म नज़ीर तारड़ कमरे में मौजूद थे, और हमारी तरफ से कमरुज़्ज़मान कायरा, सईद गनी, मुराद अली शाह और मैं था, और हमसे 2.5 साल हुकूमत की बात हुई थी। असल में शायर यहाँ पर याद करवा रहा है कि 2.5 साल हमारी हुकूमत है, मतलब कि बिलावल ने वज़ीर आज़म बनना है, हमें बारी दें। खबरें और भी थी, लेकिन मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।